हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ओवरव्यू। इसमें हम देखेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे आया और ये किन किन फील्ड में पढ़ाया जाता है, और इसके कुछ प्रोविज़न्स के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवरव्यू क्यों ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है, उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और उस आगे जाके वो हमें क्या फ़ायदा कर सकता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आप इसका ओवरव्यू एक बार देख लोगे तो आपका एक बेस बन जाएगा और आपको आगे इसको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है और ये कैसे इंडियन लीगल सिस्टम के इंसेप्शन में आया। अब नॉर्मल सी बात है, पार्टनरशिप क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बिज़नेस को चलाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पैसा कम पड़ जाए तो कोई भी बिज़नेस ढंग से चलाया नहीं जा सकता। एक सिंगल इंडिविजुअल के पास पैसे की भी कमी होती है और एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है एक सिंगल इंडिविजुअल को। ऐसे ही अगर 3-4 इंडिविजुअल्स मिलके अपने पैसे पूल कर दें और इकट्ठे पैसे करके म्यूचुअली एग्रीमेंट से वो इकट्ठा बिजनेस चलाएं तो वो उनको फ़ायदा भी कर सकता है और उनको बिज़नेस अच्छे तरीके से चलाने में मदद भी कर सकता है। यही पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी बिज़नेस को चलाते हैं जिसमें वो प्रॉफिट शेयर्स इक्वली करते हैं आपस में, या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके माध्यम से वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। इसमें कोई भी बिज़नेस को चला सकता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से जो भी उनके पार्टनर्स होंगे। इन सभी चीज़ों को डील करने के लिए इंडियन लीगल सिस्टम में हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को डाला। सबसे पहले हमें अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो हमें पता था कि बार्टर सिस्टम होता था बहुत पहले। उसके बाद अगर हम 18th सेंचुरी के पहले की बात करें तो इंडिया में भी बिज़नेस होना स्टार्ट हो गया और लोग बिज़नेस करने लग गए, और इसमें कोई भी हमारे पास कोई भी लॉ नहीं था, कोई भी सर्टेन गाइडलाइंस नहीं थी जिसके माध्यम से हम पार्टनरशिप को चला सकें और कोई भी रेमेडी ले सकें। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने सेक्शन 239 टू 236, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 239 टू 266 प्रोविज़न्स उन्होंने पार्टनरशिप के डाले, जो कि पार्टनरशिप के बारे में बताते थे और उसके कुछ रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में हमें बताते थे। लेकिन वो जो प्रोविज़न्स उसमें बताई गई थी वो इनएडिक्वेट थी, वो पूरे विस्तार पूर्वक हमें नहीं बताई गई थी और उसमें कुछ एम्बिग्यूटी भी थी। उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, जो इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट था 1890 का, इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट जो था 1819 का, उसी की तर्ज पे हमने अपना इंडिया का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया 1932 में। ऐसे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना। ये 1 अक्टूबर 1932 को इसको इन्फोर्स किया गया सारे को, लेकिन इसका जो एक सेक्शन था सेक्शन 69, उसको हमने 1 अक्टूबर 1933 में हमने उसको केम इनटू फोर्स में वो आया। अब हम इसकी कुछ चैप्टराइजेशन देखते हैं कि चैप्टर्स में हमें क्या क्या बताया गया है। इसको इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है। सबसे पहला चैप्टर हमें बताता है प्रीलिमिनरी में हमें बताया जाता है कि ये एक्ट कहाँ कहाँ लागू होता है। अभी जितने भी एक्ट्स हम न्यू लेंगे उसमें क्या होगा कि द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, क्योंकि
रीऑर्गेनाइजेशन, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जितने भी एक्ट्स हैं, मोस्टली जो एक्ट्स हैं पूरे इंडिया पे लागू होंगे। और इसमें एक डेफिनेशन भी बताई गई है, डेफिनेशंस तो बहुत बताई गई हैं, लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है बिजनेस की। इसमें हमें बताया गया कि बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सो बिजनेस में 3 चीज़ें सम्मिलित हैं, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। उसके बाद चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, उसमें नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या है और कलेक्टिवली डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करने की बात करते हैं और बिजनेस चलाने की बात करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। कलेक्टिवली उसको फर्म कहते हैं, इंडिविजुअली बंदों को पार्टनर कहते हैं, और जो जिस नेम के ऊपर, जिस नाम से वो चलाया जाता है, उसको पार्टनरशिप फर्म्स नेम बोला जाता है। सो ये इसमें बताया गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। और पार्टनरशिप का टाइमिंग भी हो सकती है, इट मे बी पार्टनरशिप एट विल, अपनी मर्जी से भी हो सकती है, कोई टाइम लिमिट भी नहीं होती उसमें। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस पर आधारित है कि कैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद चैप्टर 3, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर्स। एक पार्टनर के दूसरे पार्टनर से क्या रिलेशंस हैं, उनके एक दूसरे के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या क्या वो फर्म के प्रति करेंगे, ये हमें इस चैप्टर 3 में बताया गया है। ऐसे ही चैप्टर 4 में रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी से उनके रिलेशंस क्या होंगे, वो कैसे डील करेंगे उनसे, वैसी सारी प्रोविजंस चैप्टर 4 में बताई गई हैं। वैसे वो एज ए एजेंट काम करेंगे विद थर्ड पर्सन, एजेंट ऑफ दैट फर्म। चैप्टर 5 में हम देखेंगे इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। अगर हमने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में किसी को ऐड करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर किसी ने इसको छोड़ के जाना हो या निकालना हो, या उसकी पार्टनरशिप एट विल वो खुद जाना चाहता है, इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये हमें चैप्टर 5 में इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स में बताया गया है। ऐसे ही चैप्टर 6 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमें पता है जो चीज़ बनाई जा सकती है उसे भंग भी किया जा सकता है। जैसे हमने पार्टनरशिप बनाई थी वैसे ही हम पार्टनरशिप ख़त्म भी कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कैसे कैसे ये कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ये हमें चैप्टर 6 में बताया गया है। चैप्टर 7 में रजिस्ट्रेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, कि वैसे तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करवानी पार्टनरशिप फर्म की ऑप्शनल है, लेकिन जो चैप्टर 7 की प्रोविजंस हैं वो इतनी ख़तरनाक हैं, उसमें हमें इनडायरेक्टली कंपेल किया है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी केस आप नहीं कर सकते जिससे आपको नुकसान होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में जब भी हमने ये एक्ट शुरू किया। उसके बाद चैप्टर 8 सप्लीमेंटल, इसमें मेन चीज़ ये है कि नोटिस कैसे दिया जाता है, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन अगर हम देते हैं तो वो कैसे दिया जाता है, उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो चैप्टर 8 में बताया गया है। सो आपको एक होल आइडिया हो गया होगा कि पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया गया है और कैसे ये हमारी सहायता करता है। सो इसके बाद हम देखते हैं कि ये किन किन फील्ड में हमें पढ़ाया जाता है। अब देखो पार्टनरशिप जो है वो बिज़नेस से संबंधित है। सो बिज़नेस से संबंधित हमें कॉमर्स सब्जेक्ट आ सकता है। सो कॉमर्स में बिज़नेस स्टडीज़ में इसको पढ़ाया जा सकता है, MBA BBA में इसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद लॉ में तो पढ़ाया ही जाता है, नंबर 1 सब्जेक्ट है लॉ में भी, मतलब अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही होते हैं तो तभी ये पढ़ा देते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही ये भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। अब हम देखते हैं किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो रिटन एग्ज़ाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी आता है, जो भी इसका पैटर्न होता है। सो उसमें ये सम्मिलित है, अगर किसी ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसमें भी स्कोर कर सकता है। सेकेंडली जुडिशरी में, जुडिशरी के प्री में भी अगर 4-5 क्वेश्चन इसके आते हैं तो ये एक 4-5 क्वेश्चंस भी डिफरेंस डाल सकते हैं हमारी मेरिट में, जो कि जुडिशरी में हमें अच्छे रैंक लाने के लिए और प्री क्लियर करने के लिए मदद कर सकती हैं, और मेंस में भी ये आएगा।
इस वीडियो में हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है, कैसे कैसे ये इंसेप्शन में आया और क्या क्या इसकी प्रोविज़न्स हैं और ये किन किन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हमें पढ़ाया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा और मैं ऐसे ही और भी एक्ट्स का ओवरव्यू देके अगर आपको लगा कि आगे मैं उसको डिफ़ाइन करूँ किसी सेक्शंस को, तो वो मैं एक्ट भी आपके लिए डिफ़ाइन कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर सपोर्टिंग मी।